चलो देखो भाई, ये हमारे पास है सीरीज एलसी सर्किट कनेक्टेड टू एसी सोर्स। अब सीरीज एलसी सर्किट कनेक्टेड टू एसी सोर्स, क्या खेल है बेटा? अगर मैं केवीएल लगाऊं, ठीक है, तो क्या खेल होगा? पहले तो मैं डिफरेंशियल इक्वेशन देखूं, ठीक है, उसको हम सॉल्व कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। जैसे आरएल और आरसी वाली मैथ्स वाले लोग सॉल्व कर सकते थे, लेकिन फिर भी मैंने उससे किससे कराया था? फेजर से। सेम मैं यहां भी करूंगा, लेकिन देखते हैं ये मैथ्स वाले भी सॉल्व कर पाते हैं या नहीं। तो जरा देखो, एल डी आई बाई डी टी प्लस क्यू बाई सी इज इक्वल टू ई, यानी कि एल डी स्क्वायर क्यू अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस क्यू बाई सी इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है। तो ये ट्वेल्थ वाले भी सॉल्व नहीं कर पाएंगे। कर पाएंगे भी? नॉन मेड वाले नहीं कर पाएंगे, है ना? ठीक है, कोई बात नहीं। तो हम इसको भी फेजर से ही करेंगे। ये हम सॉल्व नहीं कर सकते तो फेजर से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो कैसे करेंगे अब देखते हैं, एक बार मिटा दें इसे। चलो देखो, फेजर देखो इसका। करंट दोनों सर्किट एलिमेंट में सेम जाएगा, सेम मैग्नीट्यूड सेम फेज में, क्योंकि दोनों क्या है? सीरीज में, ठीक है। तो करंट का फेजर मैंने ये बना लिया किसी समय पे, दिस इज आई नॉट, बना दिया भाई। अब अगर मैं वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर देखूं तो वो लीड करती है करंट को बाय पाई बाय टू। इंडक्टर का वोल्टेज पाई बाय टू से लीड करता है, हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है, इतनी बात। तो ऊपर की तरफ हो गया, इससे 90 डिग्री ऊपर वी एल नॉट, दैट वुड बी आई नॉट इंटू एक्स एल, ठीक है। सेम वे कैपेसिटर का वोल्टेज 90 डिग्री लैग करता है करंट को, ठीक है, इतनी बात। तो नीचे हो गया वी सी नॉट, दैट इज आई नॉट इंटू एक्स सी। अब जो ई नॉट होगा बेटा, वो इन दोनों का रिजल्टेंट होगा, वेक्टर सम। अब उसके पास दो पॉसिबिलिटीज हैं। अगर वी एल नॉट बड़ा है तो ऊपर की तरफ होगा, और वी एल नॉट छोटा है वी सी नॉट से तो किधर होगा? नीचे की तरफ होगा। यस और नो? ठीक है, चलो अब एक काम करते हैं। हमारे पास क्या है, यहां पर ध्यान से देखो कि हम पहले मानते हैं सर्किट इज कैपेसिटिव। कैपेसिटिव मतलब, पहली चीज तो एक चीज देखो, सर्किट प्योरली रिएक्टिव है, क्योंकि करंट और वोल्टेज के बीच में एंगल कितना है? 90 डिग्री आएगा, चाहे कुछ भी हो जाए। वो करंट लीड कर सकता है, करंट लैग भी कर सकता है। तो ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि वोल्टेज इसी लाइन पे आएगा, ठीक है, इतनी बात। तो हम क्या कह सकते हैं कि सर्किट इज रिएक्टिव प्योरली। दूसरा, करंट इज रिएक्टिव, करंट भी रिएक्टिव है। कुछ भी इसका कंपोनेंट एक्टिव नहीं है, मतलब कोई भी कंपोनेंट करंट का किस पे नहीं आ रहा है? वोल्टेज पे नहीं आ रहा है। कल आरसी और आरएल पढ़े थे, उसमें आई नॉट कॉस फाई जो होता था वो किस पे आता था? ई नॉट पे आता था। तो दैट वुड हैव बीन व्हाट? एक्टिव करंट, ठीक है, इतनी बात। तो अब इसमें तो ऐसा कुछ भी नहीं है, मतलब इस केस में जो एवरेज पावर होगी, अगर आप ध्यान से देखो तो अपने आप जीरो आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? जो एवरेज पावर डिसिपेट होगी पर साइकिल क्या आ जाएगी? जीरो आ जाएगी। वो अभी पता चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। मैंने सर्किट को कैपेसिटिव माना, मतलब कैपेसिटर डोमिनेट कर रहा है। कैपेसिटर डोमिनेट कर रहा है मतलब वी सी नॉट इज ग्रेटर देन वी एल नॉट, ये मान लिया, ठीक है, अपने वी सी नॉट इज ग्रेटर देन वी एल नॉट। अगले पेज पे आ जाता हूं।
आई नॉट इंटू एक्स सी इज ग्रेटर देन आई नॉट इंटू एक्स एल, आई नॉट कट गया, यानी कि ओमेगा इज लेस देन 1/√LC। अगर आपकी फ्रीक्वेंसी इससे छोटी होगी तो सर्किट विल बी क्या कहते हैं, कैपेसिटिव। भाई एक्स सी की वैल्यू 1/ओमेगा-C और एक्सएल की वैल्यू ओमेगा-L। ठीक है, इतनी बात। तो क्या आ गया, ओमेगा इज लेस देन √1/LC, दैट वुड बी व्हाट, इस फ्रीक्वेंसी के लिए सर्किट क्या होगा, कैपेसिटिव होगा। अब इसका फेजर देख लेते हैं बेटा। कैपेसिटिव होगा तो आई नॉट ये रहा, नीचे हमारे पास VC नॉट माइनस VL नॉट इज इक्वल टू E नॉट, ये आएगा कि नहीं आएगा, ये सुनो। ठीक है, इतनी बात। हम ये कह सकते हैं करंट लीड्स वोल्टेज बाय 90 डिग्री, आई लीड्स E बाय π/2, कोई दिक्कत नहीं इसमें। अब E नॉट इज इक्वल टू आई नॉट एक्स सी माइनस एक्स एल, तो आई नॉट इज इक्वल टू ई नॉट अपॉन एक्स सी माइनस एक्स एल। ऐसा हो गया कि नहीं हो गया। जो यहाँ पर इम्पिडेंस है वो प्योरली रिएक्टिव है। इम्पिडेंस कैसी है, प्योरली रिएक्टिव। Z इज एक्स सी माइनस एक्स एल, फाई इज π/2, कॉस फाई इज व्हाट, 0। हाँ या ना, क्लियर है, कोई दिक्कत है इसमें। ठीक है, अब अगर मैं I लिखना चाहूं तो I विल बी आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस π/2। लिखूंगा कि नहीं लिखूंगा मैं ऐसा, हाँ या ना। वोल्टेज के साथ 90 डिग्री लीड कर रहा है। ठीक, दूसरी चीज क्या हो गई हमारे पास, पावर एवरेज विल बी 0, डेसिपेटेड एवरेज पावर इज 0। कोई इशू है इतनी चीजों में, कोई इशू हो तो बता दो भाई। क्लियर है सबको, ठीक है। चलो अब हम अगली बात करते हैं। अब हम सर्किट को इंडक्टिव कर लेते हैं। नोट कर लिया था सबने, नोट कर लो एक बार। हो गया, चलो अब जरा देखो। अब हमारे पास क्या है, इंडक्टिव सर्किट। इसका मतलब क्या है, VL नॉट ग्रेटर देन VC नॉट, मतलब ओमेगा ग्रेटर देन 1/√LC। ये सुनो, इस फ्रीक्वेंसी के लिए सर्किट इंडक्टिव हो जाएगा। ठीक है, इंडक्टिव हो जाएगा तो जो फेजर बनेगा बेटा वो कुछ ऐसा बनेगा। यानी कि E नॉट इज इक्वल टू आई नॉट एक्सएल माइनस एक्स सी, यानी कि आई नॉट इज इक्वल टू ई नॉट अपॉन एक्सएल माइनस एक्स सी। डोमिनेट कर रहा है इंडक्टेंस। ठीक है, तो जो हमारे पास आई आएगा दैट आई लैग्स ई बाय π/2। पिछले में लीड कर रहा था, अब क्या कर रहा है, लैग कर रहा है। ठीक है, मतलब फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट हो गया, फेज क्या हो गया, फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट हो गया। ठीक है, इतनी बात। कुछ फ्रीक्वेंसीज के लिए ओमेगा लेस देन √1/LC के लिए प्लस π/2 और इसके लिए क्या, माइनस π/2, क्योंकि आई क्या हो गया, नीचे हो गया। तो हम क्या कहेंगे, आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस π/2। ये सुनो, ठीक है। अब दूसरी चीज बेटा, ये आ गया हमारे पास कॉस फाई 0, पावर एवरेज अगेन कितना हो गया, 0। ठीक है, इतनी बात। कोई इशू है इसमें, पहले बता दो मुझे, कोई इशू हो तो बता दो यार। कोई समस्या नहीं है, ठीक है। अब
अब हम आगे बात करते हैं। इतनी बात हो गई, अब हम ग्राफ बना लें सबके, ठीक है, इतनी बात। अब हम x का ग्राफ बनाएं। x इज इक्वल टू एक्स सी माइनस एक्सएल इफ ओमेगा लेस देन 1/√LC। पता है हमें, हाँ या ना, या एक्सएल माइनस एक्स सी इफ ओमेगा ग्रेटर देन 1/√LC। ऐसा ही कुछ है या नहीं है? ऐसे ही डोमेन, इस डोमेन के लिए एक्स सी बड़ा है, उस डोमेन के लिए एक्सएल बड़ा है। ग्राफ बना लो बेटा। अब जरा देखो, एक और चीज है, x इज 0 इफ ओमेगा इज इक्वल टू 1/√LC। मानते हो या नहीं मानते हो? देख लो अब ये आएगा कि नहीं आएगा। तो हमारे पास क्या है, कुछ ऐसा ग्राफ। अगर x ओमेगा 0 हो तो एक्स सी क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। इन्फिनिटी हो जाएगा तो इन्फिनिटी से आएगा, और इस ओमेगा पे 1/√LC पे क्या हो गया, 0 हो गया। उसके बाद फिर L डोमिनेट कर जाएगा, L डोमिनेट करेगा, फिर से बढ़ना शुरू होगा ऐसे, ये सुनो। फिर ओमेगा जब इन्फिनिटी होगा तो ये इन्फिनिटी हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। ये कहानी हमारे पास, कोई डाउट है इसमें किसी को? जल्दी बताओ भाई। चल, अब ये ऐसा नहीं बनेगा, ऐसा बनना चाहिए, क्योंकि ओमेगा इन्फिनिटी पर क्या जाएगा, इन्फिनिटी जाएगा। ओमेगा इन्फिनिटी पर ही क्या होना है, इन्फिनिटी होना है। अगर मैं ऐसे ले जाता हूं तो दैट मींस समवेयर असिम्प्टोटिक होने की कोशिश करेगा, कनकेव अप होना चाहिए। ठीक है, इतनी बात। डबल डेरिवेटिव लेके चेक कर लो। ये हमारे पास क्या आ गया, एक्स आ गया। ठीक है, अब इसके बाद हमारे पास क्या आता है, आई नॉट। तो आई नॉट की बात करें, ऐसा आएगा कि नहीं आएगा? ये सुनो बेटा, ओमेगा 1/√LC पे एक्स क्या हो जाएगा, 0। तो आई विल बी टेंडिंग टू व्हाट, इन्फिनिटी। ठीक है, इतनी बात। फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड ऑल्सो एज वेल एज ऑन फ्रॉम द राइट हैंड साइड ऑल्सो। ठीक है, ये आ गया। फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है उस जगह पर। ठीक है, इतनी बात, क्योंकि फेज क्या कर रहा है, बदल रहा है उसका। ठीक है, ये कहानी आ गई। ये हमारे पास क्या आ गया, एलसी सर्किट। ठीक है, इतनी बात। और एक चीज देखो, कैपेसिटर क्या करता था, लो फ्रीक्वेंसी को पास नहीं होने देता था, और इंडक्टर क्या करता था, हाई फ्रीक्वेंसी को पास नहीं होने देता। यही कहानी है। तो जरा देखो, लो फ्रीक्वेंसी पे भी करंट 0 है और हाई पर भी करंट क्या है, 0 है। बीच वाली फ्रीक्वेंसीज पे करंट क्या है, ज़्यादा है। ठीक है, इतनी बात। बस ये है कि इस सर्किट में पावर डिसिपेट नहीं होगा एवरेज किसी भी मोमेंट पे। ठीक है, क्योंकि करंट हर मोमेंट पे क्या है, 90 डिग्री के साथ फेज में है। क्लियर है इतनी बात? मतलब किसी मोमेंट पे नहीं, सॉरी, एवरेज पावर डेसिपेशन विल बी व्हाट, 0। ठीक है, इतनी बात, ये ध्यान रखो। हो गया भाई? अब ये हो गया। अब सबसे इंपॉर्टेंट जहां से सवाल आने हैं हमारे पास, और बोर्ड में भी 5 नंबर के लिए हो, ठीक है, दैट इज सीरीज सीरीज एलसीआर सर्किट। सीरीज एलसीआर सर्किट लिखो। सीरीज एलसीआर सर्किट सबसे इंपॉर्टेंट यही है भाई इस चैप्टर में, सीरीज एलसीआर सर्किट। इसी को हम ट्यूनिंग सर्किट भी कहते हैं, ट्यूनिंग सर्किट, असेप्टर सर्किट भी कहते हैं, ट्यूनिंग सर्किट और असेप्टर सर्किट। ठीक है, इतनी बात। ट्यूनिंग सर्किट, असेप्टर सर्किट। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। चल, अब स्टार्ट कर लेते हैं।
ऐसा कुछ है, ठीक है। सीधे फेजर से स्टार्ट करें, ठीक, क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन सेकंड ऑर्डर की बनेगी जो हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ठीक है, इतनी बात। अब जब हम इसे फेजर से स्टार्ट करते हैं तो करंट तीनों में क्या है, सेम है। ऑब्वियस सी बात है, करंट तीनों में क्या है, सेम है। तो करंट तीनों में सेम है तो मैंने ये बना दिया। रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा करंट के साथ फेज में होगा। वी आर नॉट विल बी विद इन फेज विद करंट। अब इंडक्टर का जो वोल्टेज होगा वो करंट से 90 डिग्री लीड करेगा, तो इंडक्टर का वोल्टेज ऊपर। और कैपेसिटर का लैग करेगा करंट से। हमें पता है वी आर नॉट इज आई नॉट आर, वी सी नॉट इज आई नॉट एक्स सी, वी एल नॉट इज आई नॉट एक्स एल। ये हमें पता है, कोई दिक्कत नहीं। इन तीनों वोल्टेजेस का जो रिजल्टेंट होगा दैट विल बी गिविंग मी व्हाट, पीक वोल्टेज ऑफ द सोर्स, ई नॉट देगा। अब यहाँ भी खेल है, कौन बड़ा, वी एल बड़ा या वी सी बड़ा, यही कहानी है। तो सर्किट कुछ फ्रीक्वेंसीज के लिए आर सी होगा, कुछ फ्रीक्वेंसीज के लिए आर एल होगा, कुछ फ्रीक्वेंसीज के लिए प्योरली रेजिस्टिव होगा, ठीक है। इतनी बात मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगा बाकी कहानी कि इसको ट्यूनिंग सर्किट या सेप्टर सर्किट क्यों कहते हैं। पहले हम इसको मैथमेटिकली देख लें पूरा। तो अब जरा देखो, अब मैंने क्या करा, इफ वी सी नॉट इज ग्रेटर देन वी एल नॉट, अगर हम ऐसा माने, कैसा, आरसी सर्किट, मतलब इंडक्टर भी है लेकिन डोमिनेट कौन कर रहा है, कैपेसिटर डोमिनेट कर रहा है। ये नहीं कह रहा हूं मैं कि इंडक्टर नहीं है, ठीक है, लेकिन इंडक्टर की वोल्टेज इग्नोर हो गई इन कंपैरिजन टू व्हाट, कैपेसिटर की वोल्टेज, ठीक है, इतनी बात। तो अब मतलब कैपेसिटर वाला डोमिनेट कर गया उसके ऊपर। अब क्या कहानी है, ओमेगा लेस देन 1/√LC, ये आ रहा है हमारे पास, आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब इस केस में जरा देखो, कैपेसिटर बड़ा है तो जो फेजर बनेगा दैट वुड बी लाइक दिस। तो इसका बिहेवियर आरसी जैसा हो गया कुछ, ये कहने का मतलब हुआ। ये आ गया हमारे पास, ई नॉट इज इक्वल टू अंडर रूट वी आर नॉट स्क्वायर प्लस वी सी नॉट माइनस वी एल नॉट का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत है इसमें, कोई इशू नहीं। अब ई नॉट इज इक्वल टू आई नॉट अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स सी माइनस एक्स एल का होल स्क्वायर, यस सुनो, हाँ या ना, ठीक है। तो आई नॉट आ गया अपने पास ई नॉट अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स सी माइनस एक्स एल का होल स्क्वायर, यानी कि ई नॉट बाय जेड, इट इज इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट। मतलब सर्किट की इम्पीडेंस ओमेगा पे डिपेंड करती है अगर सर्किट प्योरली रेजिस्टिव नहीं है, ठीक है, ध्यान रखना, ठीक है, इतनी बात। अब ये आगे, अब मैं ये भी कह सकता हूं आई लीड्स ई बाय फाई, और फाई कितना है, अगर हम tan फाई देखें बेटा, tan फाई इज एक्स सी माइनस एक्स एल अपॉन आर,
भाई tan phi विल बी VC नॉट माइनस VL नॉट अपॉन VR नॉट, I नॉट कट जाएगा। यस और नो? भाई निकम्मो बोलते जाओ, बोलो भाई, अरे बोलो कुछ। अब cos phi विल बी, पावर फैक्टर विल बी R बाई Z। बेटा cos phi इज VR नॉट अपॉन E नॉट, R बाई Z आ जाएगा, आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? ठीक है, इतनी बात। अब अगर मैं एवरेज पावर की बात करूं जो डेसिपेट होगी, दैट वुड बी ERMS IRMS इनटू cos phi। कोई इशू है इसमें? जल्दी बता दो मुझे, कोई प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम है तो बता दो यार। नहीं है, ठीक है। अब आगे बात करते हैं अगले पेज पे। नोट कर लिया? नोट कर लिया तो यस लिख दो एक बार। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। अब आते हैं हम अगली कहानी। इफ VL नॉट ग्रेटर देन VC नॉट, तो ओमेगा ग्रेटर देन 1 अपॉन अंडर रूट LC। सिंपल है, हाँ या ना? तो इस केस में जो फेजर बनेगा दैट वुड बी एज सच। E नॉट इज अंडर रूट VR नॉट स्क्वायर माइनस VL नॉट माइनस VC नॉट का होल स्क्वायर, यानी कि E नॉट इज इक्वल टू I नॉट अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत है इसमें? कोई डाउट है तो बता दो भाई, कोई डाउट है? अरे कोई डाउट है तो बोलो। नहीं, चलो अब I नॉट हो गया हमारे पास, यहीं लिख देते हैं। I नॉट इज इक्वल टू E नॉट अपॉन अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर, यानी कि E नॉट बाय Z। कोई इशू है? कोई प्रॉब्लम है तो बता दो भाई, कोई प्रॉब्लम है? नहीं। I लैग्स E बाय phi and tan phi is XL minus XC upon R and cos phi is R by Z। में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए मेरे ख्याल से, यही है। यस और नो? एक बच्चा कुछ लिख रहा है, पता नहीं क्या, एक मिनट देख लूँ, एक मिनट क्या लिखना चाहता है। आदित्य डबास, ई नॉट का मैग्नीट्यूड, ई नॉट का मैग्नीट्यूड, ई नॉट का मैग्नीट्यूड तो गिवन था आदित्य। आदित्य क्या दिक्कत है बता जरा फटाफट। आदित्य ई नॉट साइन ओमेगा टी तो मुझे गिवन ही था, सोर्स तो गिवन था, वोल्टेज सोर्स। मुझे करंट सोर्स पे कमेंट करना था। आदित्य डबास जल्दी, आदित्य कुछ कहना चाहता है, बता भाई। कहाँ पर नेगेटिव साइन आना चाहिए? अच्छा अच्छा, ये, अरे यार ये मुझसे गलती हो गई। ठीक है, अब ठीक है, वो तो फालतू है। ठीक है, चलो अब सुनो भाई, इतनी बात हो गई। दूसरी चीज क्या है हमारे पास, जो हम इक्वेशन लिखेंगे आई की, तो आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाइव। ठीक है भाई, कोई दिक्कत है इसमें? किसी को दिक्कत हो तो बता दो यार, जल्दी बोलो। कोई दिक्कत है? बोलो यार। नहीं, चलो अब इतनी बात हो गई। अब अगर हम बात करें पावर एवरेज, तो दैट वुड बी ERMS IRMS इनटू cos फाइव। इतनी पावर डेसिपेट होगी पर साइकिल एवरेज। ठीक है, इतनी बात। कोई प्रॉब्लम है किसी को? किसी को प्रॉब्लम है तो बता दो भाई। नहीं, चलो अब आगे बढ़ते हैं। इतनी बात हो गई।
अब एक और चीज बेटा, इफ वी एल नॉट इज इक्वल टू वी आर नॉट, तो ओमेगा आर इज इक्वल टू 1/√LC। ठीक है, इतनी बात। इस केस में फेजर क्या बनेगा, ये हमारे पास आई नॉट हो गया और ये हमारे पास वी आर नॉट, और यही हमारा क्या हो जाएगा, ई नॉट हो जाएगा। यस और नो? अरे यस और नो जल्दी बताओ। ठीक है, मतलब अब जो करंट है I is purely resistive, यानी कि सर्किट प्योरली रेजिस्टिव। ठीक है, इतनी बात। अच्छा, ये मैंने गलती से लिख दिया भाई। ठीक है, सर्किट प्योरली रेजिस्टिव, यस और नो? जल्दी बताओ भाई, बोलो बेटा। ठीक है, अब सर्किट प्योरली रेजिस्टिव हो गया, तो cos फाई इज इक्वल टू 1, दैट इज मैक्सिमम। ठीक है, मैक्सिमम, तो पावर एवरेज डेसिपेटेड इज आल्सो व्हाट, मैक्सिमम। दैट इज ई आर एम एस इंटू आई आर एम एस, जो भी आएगा इसमें। आई नॉट कितना आएगा, आई नॉट इज इक्वल टू ई नॉट बाय आर, ये हमारी इंपिडेंस हो गई, विच इज फ्रीक्वेंसी इंडिपेंडेंट नाउ बिकॉज सर्किट इज प्योरली रेजिस्टिव। ठीक है, मतलब इस फ्रीक्वेंसी के लिए सर्किट प्योरली रेजिस्टिव हो गया, एक ही पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी है, दैट इज ओमेगा आर इज इक्वल टू 1/√LC। तो आई, अच्छा, फाई इज 0, मतलब आई एंड ई इन सेम फेज, आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। कोई दिक्कत है इसमें किसी को? किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बता दो भाई, है कोई प्रॉब्लम? जल्दी बोलो, अरे है तो बोल दो यार। क्लियर है, ठीक है। अब हम पहले z का ग्राफ बनाएंगे। अच्छा, दिस फ्रीक्वेंसी ओमेगा आर is called as, this angular frequency is called as resonant frequency। या सर्किट इस फ्रीक्वेंसी पे क्या है, रेजोनेंस में है। ठीक है, अब रेजोनेंस का मतलब हमने सीखा हुआ एसएचएम में और किस में, वेव्स में। ठीक है, इतनी बात। सीखा कि नहीं सीखा हमने, क्या मतलब होता था रेजोनेंस का, कि उस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पर, ठीक है इतनी बात, एम्पलीट्यूड क्या होता था, बड़ा होता था। अगर याद करो आप, हम स्विंग को धक्का देते हैं, मैंने आपको पढ़ाया था रेजोनेंस, एक सिंपल बेसिक सा मतलब कि एक झूले को मैंने एक बार धक्का दिया और छोड़ दिया, तो ग्रेजुअली ड्यू टू डैम्पिंग उसका एम्पलीट्यूड घटेगा। लेकिन अगर मैं क्या करूं, झूला गया और जब पूरा वापस आया, मैंने हल्का सा टच कर दिया उसे, फिर गया और फिर वापस आया और फिर मैंने टच कर दिया, मतलब मेरा एक्सटर्नल फोर्स भले ही कितना भी वीक हो या कितना भी स्ट्रांग हो, लेकिन अगर उसका मैग्नीट्यूड, सॉरी उसका फ्रीक्वेंसी या टाइम पीरियड मैच कर रहा है नेचुरल फ्रीक्वेंसी के साथ, तो एम्पलीट्यूड डाई आउट नहीं करता है। ये हमने पढ़ा था। सेम इज रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, अभी पता चलेगा, अभी एक्सप्लेन करेंगे इसे। पहले मैथमेटिक्स वाला पार्ट खत्म कर लें, फिर बात करते हैं इसके बारे में। अब जरा देखो, अब ध्यान सुनना। अब अगर मैं z की बात करूं, तो z इज अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सी माइनस एक्सएल का होल स्क्वायर। बेटा एक बात बताओ, यहां पर मैं डोमेन लगा के कोई तीर मारने वाला नहीं हूं। अगर मैं ओमेगा लेस देन 1/√LC लिखूं तो ये लिख रहा हूं, और ओमेगा ग्रेटर देन 1/√LC लिखूं तो एक्सएल माइनस एक्सी लिखूंगा, लेकिन उसका होल स्क्वायर हो रहा है, तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। फालतू बकवास है कि मैं डोमेन लिखूं जबरदस्ती में। ठीक है, मुझे अपने आप समझ में आना चाहिए क्या हो रहा है। ठीक है, तो चाहे मैं एक्सी माइनस एक्सएल लिखूं या एक्सएल माइनस एक्सी लिखूं, वन एंड द सेम थिंग, बिकॉज अंदर क्या है, होल स्क्वायर है। अब अगर हम जेड को प्लॉट करते हैं बेटा,
दिस इज ओमेगा आर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, दिस इज आर। अब आप एक काम करो, अगर ओमेगा को जीरो करते हो, मतलब ओमेगा छोटा है इससे तो कैपेसिटिव था, ये पता है हमें, तो कैपेसिटिव था, अगर ओमेगा जीरो करे तो इन्फिनिटी हो जाएगा, तो इन्फिनिटी हो जाएगा। और अगर ओमेगा आर हो तो सिर्फ रेजिस्टेंस हो जाएगा, प्योरली रेजिस्टिव। और उसके बाद इंडक्टेंस डोमिनेट करेगा। ऐसा कुछ ग्राफ बनेगा कि नहीं बनेगा? ये सुनो, ऐसे ही कुछ ग्राफ एलसी में भी बना था, लेकिन उसमें क्या था, यहाँ पर जीरो में आ जाता था, ठीक है, इतनी बात। लेकिन इसमें क्या है, आर आई की वैल्यू, ठीक है। अब अगर मैं आई नॉट प्लॉट करता हूँ, पीक करंट, ऐसा कुछ आएगा कि नहीं आएगा? ये सुनो, ऐसे ही आएगा, वही चेक कर लो जरा, ऐसे ही आने वाला है, ठीक है भाई। जब इम्पिडेंस कम था तो पीक करंट विल बी व्हाट, मैक्सिमम। इम्पिडेंस सबसे कम कहाँ है, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे। हाँ, आई ई बाई जेड करेगा, तो समथिंग अपॉन इन्फिनिटी वुड बी व्हाट, ठीक। अब कोई दिक्कत है इसमें? किसी को डाउट हो तो बता दो भाई फटाफट, अरे बोलो जल्दी। हाँ सूर्य, बिल्कुल सही बात है, इधर कैपेसिटिव इधर इंडक्टिव, इधर कैपेसिटिव उधर इंडक्टिव, और ओमेगा आर पे प्योरली रेजिस्टिव, ठीक है, उसमें क्या दिक्कत है? अब ये कहानी हो गई हमारे पास। अब मैं थोड़ा सा समझाना चाहूंगा क्या खेल चल रहा है, ठीक है, इतनी बात। चलो अब इसे ट्यूनिंग सर्किट क्यों कहते हैं और सारे नाटक की बात करते हैं। ऐसा कुछ है, हाँ या ना। प्लस माइनस फाइव इसलिए लिखा कि अगर कैपेसिटिव है तो प्लस फाइव होगा, इंडक्टिव है तो माइनस फाइव होगा, बाकी कुछ नहीं, ठीक है, इतनी बात क्लियर है। और अगर रेजिस्टिव है तो फाइव जीरो हो जाएगा, वो भी सी बात है, वो अपने आप एडजस्ट कर जाएगा। अब खेल क्या है, ठीक है, ये जो आर एल सी है, ठीक है, इतनी बात। इसको ट्यूनिंग सर्किट क्यों कहते हैं, ढंग से समझ लेना भाई। देखो, किसी भी रिसीवर में, कोई भी रिसीवर, रेडियो, ठीक है, या क्या कहते हैं, मतलब जो हम एफएम रिसीव करते हैं, जो भी रिसीवर है वो, ठीक है, इसके लिए हम रेडियो के नाम से जानते हैं, कोई भी रिसीवर है उसको हम रेडियो के नाम से जानते हैं, ठीक है।
तो उस रिसीवर में एक सीरीज में LCR सर्किट होता है, पैरेलल में भी होता है, लेकिन उसकी बात हम बाद में करेंगे क्योंकि अभी हमें सिर्फ एक्सेप्टर की बात करनी है, ट्यूनिंग की बात करनी है, ठीक है। तो उसमें एक सीरीज में RLC होता है, L और C में से कोई एक वेरिंग या दोनों वेरिंग कर सकते हैं। तो L को वेरी कराना आसान होता है, तो हमने L कर दिया, ठीक है, इतनी बात, ये वेरिंग है, ठीक। अब एक बात बताओ भाई, रेडियो स्टेशन से या टीवी स्टेशन से जो सिग्नल्स ब्रॉडकास्ट हो रहे हैं, क्योंकि तो ब्रॉडकास्ट करता है, ब्रॉडकास्ट मतलब उसने सिग्नल, हर सिग्नल को, मतलब हजारों चैनल हैं, ठीक है, हर चैनल की अपनी अपनी क्या है, फ्रीक्वेंसी है। मतलब अगर मैं बात करूं, क्या कहते हैं, HBO की अलग होगी, स्टार मूवीज की अलग होगी, मतलब कोई देखता नहीं अब, लेकिन सबकी क्या होगी, अलग अलग होगी, ठीक है, इतनी बात। तो सबकी फ्रीक्वेंसी अलग अलग है, मुझे एक पर्टिकुलर चैनल रिसीव करना है, पर्टिकुलर चैनल रिसीव करना है, तो मैं उस चैनल के करस्पॉन्डिंग करंट मैक्सिमम चाहूंगा, उस चैनल के करस्पॉन्डिंग करंट क्या चाहूंगा, मैक्सिमम चाहूंगा, ठीक है, इतनी बात। वो कब होगा, जब सर्किट की फ्रीक्वेंसी, ठीक है, इतनी बात, नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द सर्किट मैचेस विथ दिस फोर्स्ड फ्रीक्वेंसी जो हम आएगी, ठीक है। तो सर्किट की नेचुरल, मान लो मुझे 300 मेगाहर्ट्ज पे कोई चैनल सुनना या देखना है, ठीक है, इतनी बात। तो मेरा जो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी होना चाहिए इसका, वो क्या होना चाहिए, ओमेगा आर की वैल्यू भी क्या होनी चाहिए, 300 होनी चाहिए। अगर 300 हुई तो इसी फ्रीक्वेंसी के करस्पॉन्डिंग करंट क्या आएगा, मैक्सिमम आएगा, बाकी के करस्पॉन्डिंग भी आएगा। ऐसा नहीं था, जो आपने ग्राफ देखा था करंट का, उसमें बाकी फ्रीक्वेंसीज के भी करंट आ रहा था, लेकिन थोड़ा सा क्या आ रहा था, कम। अब हम और अच्छे रिसेप्शन के लिए एक रिजेक्टर सर्किट और लगा देंगे कि बाकी जितने भी उनको सबको क्या कर दे, उड़ा दे, ठीक है। तो पुराने वाले एनालॉग टेलीविजन में रिजेक्टर सर्किट नहीं होते थे, अगर आपने देखे हो पुराने वाले, मैं बताता हूँ कैसे होते थे वो। उसमें एक ऐसे करके गोल सा नॉब होता था, ठीक है, उसमें ऐसे करके एक ये रोटर होता था ऐसे रोटर, इसको घुमाते रहते थे। आप देखा है किसी ने भाई, आयुष कह रहा रखा है अभी, ठीक है, तो आयुष के पास होगा, बाकी किसी ने शायद नहीं देखा, तुम लोगों ने, हमने देखा है, ठीक है, कोई बात नहीं। अब क्या कहानी है, सेम अभी भी करते हैं हम, लेकिन उसका बताऊंगा अभी। तो इसमें रोटर होता था, मान लो इस जगह पर आने पर HBO आता है, मतलब इस जगह पे आने पे L की वैल्यू ऐसे बदल जाती है कि जो HBO की फ्रीक्वेंसी ब्रॉडकास्ट हुई है उसके साथ ये क्या कर जाएगा, मैच कर जाएगा, क्लियर है। फिर उससे थोड़े से अच्छे जब आए तो इस रोटर के ऊपर एक ऐसे करके एक नॉब होती थी, ये नॉब घूमती थी, मतलब ऐसे करके ऐसे ऐसे हल्की सी घूमती थी, रोटर नहीं घूमता था, सिर्फ क्या घूमती थी, नॉब। एक बार आपने इसको इस जगह सेट किया, उसके बाद फिर आप और रिजेक्ट करने के लिए इस नॉब को क्या करते थे, घुमाते थे हल्का सा, ताकि आपका प्रॉपर सेट हो जाए। ऐसा कितने लोगों ने करा है भाई, नहीं करा तो अब मैं आ जाता हूं प्रॉपर दूसरी बात बताऊंगा। अरे किसी ने देखा ऐसा, ऐसा करते हैं हम। पुराने वाला रेडियो है किसी के घर में, रेडियो तो होंगे अभी भी, हाँ रेडियो तो हैं शायद ना, रेडियो तो हैं अभी भी कुछ घरों में पड़े हैं। पुराने वाले रेडियो में, कुछ रेडियो में दो नॉब होती थी, एक और एक ये छोटी, ये वॉल्यूम वाली होती थी, और एक ये बड़ी सी नॉब होती थी, ठीक है, इतनी बात। और जो यहाँ डिस्प्ले होता था उसमें ऐसे एक डंडी चल रही होती थी, यहाँ पर फ्रीक्वेंसीज लिखी होती थी, हाँ या ना, ठीक है। अब अगर मुझे कोई ऑल इंडिया रेडियो सुनना है तो मुझे इस डंडी को यहाँ से यहाँ ले जाना है, तो मैं इसको घुमाऊंगा, ऐसे ही करते थे। तो ये डंडी जब यहाँ आ जाती थी तो मतलब रेडियो के जो रिसीव क्या कहते हैं, ट्यूनिंग सर्किट की फ्रीक्वेंसी है 1/√LC, वो ऑल इंडिया रेडियो की फ्रीक्वेंसी के साथ क्या कर गई, मैच कर गई, ठीक है, इतनी बात। अब बाकी रिजेक्ट करने के लिए और भी, लेकिन ये सिर्फ किस में होता था, AM में होता था। FM में कुछ अलग ही कहानी है, FM थोड़ा सा अलग खेल सा है, FM में थोड़ा सा भी डिस्टॉर्शन नहीं होता है। आपने AM में देखना, AM में बहुत सारी नॉइज भी आती रहती है, ऑल इंडिया रेडियो तो आ ही रहा होगा, लेकिन उल्टी सीधी आवाज़ें भी आ रही होती हैं, कुछ नॉइज सा होता है। तो उसको रिड्यूस करने के लिए इसके ऊपर या एक तीसरा बटन होता था,
जो उसको क्या करता था, फाइन ट्यून करता था। ठीक है, इतनी बात। हाँ, मच्छर जैसी कह रहा है आवाज आती है मच्छर जैसी, और उसी को नॉइज कहते हैं। ठीक है, तो अब ये ट्यूनिंग सर्किट का काम यही था। लेकिन अब एक और चीज देखो भाई, उस नॉइज को कैसे घटाएंगे। अब जरा देखना, हमारे पास आई नॉट का ग्राफ ये था, अब जो टीवी है उसमें हम क्या करते हैं, रिमोट में बटन्स दबा देते हैं। ठीक है, अब वो भी खत्म हो गए हैं, अब तो स्मार्ट से रिमोट आ रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल ही बुरा हाल है, मतलब उसमें बटन भी दबाने की जरूरत नहीं की। पहले हम मतलब एक पर्टिकुलर चैनल को नंबर दे रखा है, 220 पे एक पर्टिकुलर आ रहा है, 275 पे एक आ रहा है, वो भी नहीं करते। अब तो हम क्या करते हैं, रोल करते हैं, वो अपने आप नीचे आता रहता है, जैसे ये वाला बोर्ड हो गया। ठीक है, तो उसमें भी अगर मैं 275 क्लिक कर रहा हूँ, जैसे मैं एयरटेल डिजिटल टीवी की बात करूँ, कोई न्यूज़ चैनल आता है शायद उस पर एबीपी न्यूज़ आता है 275 पे, हाँ ठीक है, तो अगर मैं 275 दबाता हूँ, तो यानी कि जो फ्रीक्वेंसी अब रिसीवर की है टीवी की, दैट फ्रीक्वेंसी मैचेस विथ व्हाट, एबीपी न्यूज़ की फ्रीक्वेंसी, तो मैं उसको रिसीव करूंगा। क्लियर है, इस टाइप से कुछ काम चलता था। ठीक है, लेकिन अब और ज़्यादा रिफाइन हो गया है, अपने आप ही पहले से ही फाइन ट्यून आते हैं, बता रहा हूँ। लेकिन एक प्रॉब्लम और है भाई, जो अभी भी हमारे पास वीडियो सिग्नल्स आ रहे हैं, एफएम की बात करूं मैं, ऑडियो सिग्नल की, एफएम रेडियो की बात करें, तो वहां पर एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे ही एक पर्टिकुलर चैनल आता है। 91.9 पे एक आता है, 94.5 पे एक आता है, ठीक है, 104.6 या कुछ ऐसी आता है, उस पर आता है। मतलब ये पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे होते हैं एफएम। लेकिन जो वीडियो चैनल्स होते हैं उनकी बैंडविड्थ होती है, क्या होती है, बैंडविड्थ होती है। एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के बीच में उनके सिग्नल की सारी क्या रहती है, एनर्जी रहती है। ठीक है, मतलब अगर मैं ग्राफ बनाऊं आई नॉट का, तो आई नॉट का ग्राफ कुल मिला के कुछ ऐसा आया। किसी एक पर्टिकुलर सिग्नल के लिए ये आ गया। ठीक है, इतनी बात। अब अब क्या कहानी है, अब मैं कहूं कि ओमेगा आर पे करंट मैक्सिमम है, बिल्कुल सही बात है मैक्सिमम। ठीक है, लेकिन इस सिग्नल की जो बैंडविड्थ होगी वो क्या है, अगर मैं ओमेगा की वैल्यू थोड़ी सी बढ़ाऊं इससे, तो करंट घट रहा है कि नहीं घट रहा है, अरे करंट घट रहा है कि नहीं घट रहा है, और अगर घटाऊं तो भी करंट घट रहा है। अगर हम इस सिग्नल की एनर्जी देखें तो वो इस रीजन में स्टोर्ड है, आई स्क्वायर आर करके जो भी आएगा। ठीक है, इतनी बात। अब मुझे बैंडविड्थ चाहिए, मतलब टोटल एनर्जी का मैक्सिमम पार्ट कितने फ्रीक्वेंसी वेरिएशन के बीच में आएगा, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, बैंडविड्थ। मतलब मैं एक बार और बता देता हूं आपको, मैथमेटिकली बताता हूं, तब बता रहा हूं। आप एक चीज देखो, इस करंट के करस्पॉन्डिंग पावर डेसिपेटेड मैक्सिमम होगा या नहीं होगा, वही जो पावर डेसिपेटेड होगा वो यहाँ पर आई आर के अक्रॉस हीट की फॉर्म में आएगा, उसी को हम वीडियो, ऑडियो, डाटा जो चाहेंगे वो हम कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, तो अब एक चीज देखो, इस फ्रीक्वेंसी के करस्पॉन्डिंग पावर डेसिपेटेड मैक्सिमम है, इससे आगे चलें तो भी घटता है, इससे पीछे आए तो भी घटता है। ठीक है, आगे चलने पे ओमेगा 2 पे करंट कुछ हो गया, मान लो आई नॉट हो गया, कुछ भी कोई वैल्यू हो गई। ठीक है, बताऊंगा कितनी वैल्यू है, करंट आई नॉट हो गया, इस करंट के करस्पॉन्डिंग पावर क्या है, मैक्सिमम, और इस करंट के करस्पॉन्डिंग जो पावर है
दैट इज मैक्स बाय 2 या हाफ पावर पॉइंट्स कहते हैं। फ्रीक्वेंसीज एट विच पावर डेसिपेटेड इज हाफ द मैक्सिमम पावर, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन दोज टू फ्रीक्वेंसीज इज कॉल्ड एज व्हाट, बैंडविड्थ ऑफ द सिग्नल। उस सिग्नल की क्या, बैंडविड्थ। मतलब मैं कहूं एबीपी न्यूज, तो एबीपी न्यूज ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 के बीच में होना चाहिए। क्लियर इतनी बात। मतलब एक पर्टिकुलर ओमेगा आर नहीं होता है, उसकी क्या होती है, कुछ ना कुछ बैंडविड्थ होती है। एंड बैंडविड्थ कहां से कहां तक, मैक्सिमम पावर ओमेगा आर पे आ रही है, ओमेगा आर से आगे चलें तो पावर घट रही है, घटते घटते जब पावर हाफ हो जाएगी जिस फ्रीक्वेंसी के करस्पॉन्डिंग, या पीछे बढ़ मतलब पीछे जाएंगे जब पावर क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी, तो उन दोनों फ्रीक्वेंसीज के डिफरेंस को हम क्या कहेंगे, बैंडविड्थ कहेंगे। क्लियर है। तो एक बार डायग्राम बना लो, फिर मैं आपको लिखा देता हूं इस बात को। अब एक निकम्मा है, दो चैनल की सेम फ्रीक्वेंसी हो सकती है, दो लोगों की शक्लें बिल्कुल एक जैसी हो सकती हैं, बिल्कुल आइडेंटिकल हो सकते हो दो लोग, साला कहीं ना कहीं डीएनए मतलब कुछ ना कुछ स्ट्रक्चर में अंतर जरूर आएगा, ठीक है। तो दो लोग कभी सेम नहीं हो सकते हैं। हाँ, हो सकती है चाइना में कोई दूसरा चैनल चल रहा हो, इंडिया में दूसरा चल रहा हो, तो अलग हो सकता है। अदिति करी, अदिति तो मेडिकल की है, पता है ट्विन्स एक जैसे नहीं होते कभी भी, होते हैं कभी, हाँ कुछ ना कुछ तो अंतर होगा, फिंगरप्रिंट भी सेम होते हैं, फिर क्या बकवास बात है। फिंगरप्रिंट यूनिक होता है, आपका रेटिना का स्ट्रक्चर यूनिक होता है, बहुत सारी चीजें यूनिक होती हैं, फालतू बकवास है ये सब। और भाई अगर एक ही बैंडविड्थ पे दो दो तीन तीन चैनल भेजेगा तो कुछ नहीं दिखेगा, सब इंटरमिक्स होकर के कुछ अलग ही कहानी बन जाएगी, इंटरफेरेंस हो जाएगा सबका, कुछ अलग ही कुछ दिखाई पड़ेगा, कुछ देख लेना जो देखना होगा। होता भी है, रेडियो को जब ट्यून करते हैं तो एक ही जगह पर दो दो तीन तीन गाने चल रहे होते हैं कई बार, एक अलग लैंग्वेज में एक दूसरी लैंग्वेज में, सब कबाड़ा हो जाता है। अब सुनो भाई, लिखें, अब लिखो बैंडविड्थ, बैंडविड्थ ऑफ सिग्नल लिखो, डिफरेंस बिटवीन फ्रीक्वेंसीज, difference between frequencies where power is half the maximum power dissipated in the circuit, where power is half the maximum power dissipated in the circuit, ठीक है, इतनी बात, is called as bandwidth। ठीक, अब जरा देखो भाई, अब मैं बैंडविड्थ निकालना चाहूंगा, ठीक, कैसे, चलो सबसे पहले देखो, आई नॉट मैक्स इज ई नॉट अपॉन आर, मानते या नहीं मानते, हाँ या ना। तो पावर मैक्सिमम डेसिपेटेड इज हाउ मच,
ई आर एम एस इंटू आई आर एम एस. आई आर एम एस इज वॉट? ई आर एम एस अपॉन आर. प्योरली रेजिस्टिव है भाई. ई आर एम एस अपॉन आर. यस और नो? जल्दी बताओ भाई. ठीक है, ये लिख देते हैं पहले आई आर एम एस. तो पी मैक्स इज ई आर एम एस का स्क्वायर अपॉन आर. कोई दिक्कत है इसमें? अगर इस स्टेप में कोई दिक्कत है तो बता दो. कोई इशू नहीं है ना? ठीक है, अब मेरी बात सुनो. अब आते हैं हम इस वाले पे. यहां पर पावर हाफ है इसका, तो पहले इस पे पावर निकाली लें. P इज इक्वल टू ई आर एम एस आई आर एम एस कॉस फाई विच इज आर बाय जेड. मानते हैं नहीं मानते हो? हाँ या ना? अब प्योरली रेजिस्टिव तो है नहीं. ठीक है, अब व्हाट वुड बी आई आर एम एस? आई आर एम एस विल बी ई आर एम एस अपॉन जेड. अरे भाई, ई आर एम एस अपॉन जेड होगा कि नहीं होगा आई आर एम एस? जल्दी बताओ निकम्मो. तो P इज इक्वल टू ई आर एम एस का स्क्वायर आर बाय जेड स्क्वायर. कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है तो भाई बता दो. एंड एट दिस फ्रीक्वेंसी P इज हाफ द P मैक्स. तो मैं क्या लिखूंगा? P इज P मैक्स अपॉन 2. लिखूंगा कि नहीं लिखूंगा? जल्दी बताओ भाई. हाँ या ना? यही बोला था मैंने. अब डाल दो वैल्यू. ई आर एम एस का स्क्वायर आर बाय जेड स्क्वायर इज इक्वल टू ई आर एम एस का स्क्वायर अपॉन 2r. ई आर एम एस कट गया. ठीक है, अगले पेज पे चले जाएं. 2r स्क्वायर इज इक्वल टू जेड स्क्वायर. 2r स्क्वायर इज इक्वल टू जेड स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हाँ या ना? तो क्या हो गया? 2r स्क्वायर इज इक्वल टू जेड स्क्वायर. ये कहानी आ गई. ये सुनो, z की वैल्यू डाल देते हैं. तो क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स सी माइनस एक्स एल का होल स्क्वायर. ये बनता है या नहीं बनता है? बनता है भाई. ये सुनो, अब यहां पर दो ऑप्शन. एक्स सी माइनस एक्स एल इज प्लस आर, एक्स सी माइनस एक्स एल इज माइनस आर. दो ऑप्शन आते हैं क्वाड्रेटिक के, दोनों को सॉल्व करते हैं. तो क्या हो गया? लिख दूं मैं सीधे दोनों? मिटा दूं इसको? मिटा दें भाई, जल्दी बताओ. अब जरा देखो, मैंने क्या करा. एक्स सी माइनस एक्स एल इज इक्वल टू माइनस आर केस 1, इसको सॉल्व करना है. और एक्स सी माइनस एक्स एल इज प्लस आर केस 2, इसको सॉल्व करना है. यही कहानी है हमारे पास, और तो कुछ नहीं है. हाँ या ना? हेलो, हाँ जयराम जी बताओ. बोलो. आ जाओ आ जाओ, 10 मिनट में आ जाओ. अब सुनो भाई, ये कहानी आ गई अपने पास. अब मेरी बात सुनो, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं. 1 अपॉन ओमेगा सी माइनस ओमेगा एल इज इक्वल टू माइनस आर. ओमेगा स्क्वायर एल सी, मैंने एलसीएम ले लिया बेटा ना, माइनस आर सी ओमेगा और -1 इज इक्वल टू 0. देखना जरा मैंने सही लिखा है? चेक करो भाई, सही लिखा ना? शायद एलसीएम ले लिया, कुछ करा नहीं. ये ओमेगा स्क्वायर एल सी हो गया और ये ओमेगा आर सी हो जाएगा. ठीक है, और ये 1 उधर जाएगा, ऐसा हो जाएगा. अब ओमेगा की दो वैल्यूज, क्यों क्वाड्रेटिक बन रहा है, तो ओमेगा की दो वैल्यूज, लेकिन उनमें से भी कौन सी वाली? पॉजिटिव वाली. फ्रीक्वेंसी कैन नॉट बी नेगेटिव. ठीक है, पॉजिटिव वाली. तो ओमेगा इज इक्वल टू माइनस बी, दैट इज आर सी. ठीक है, माइनस प्लस, माइनस और प्लस दोनों है. नेगेटिव वाली में हटा रहा हूँ. क्यों हटा रहा हूँ? कि नेगेटिव वाली में ओमेगा क्या आ जाएगा? चलो दोनों लिख लो आप, कोई बात नहीं, खुश हो जाओ. अंडर रूट
बी स्क्वायर आर स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 4LC अपॉन 2LC। ऐसा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एक बात बताओ, अगर माइनस साइन वाला लेता हूं मैं तो ये बड़ा है इससे, नेगेटिव हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो मुझे कौन सा वाला लेना है? सिर्फ प्लस वाला। ठीक है, इतनी बात। तो सिर्फ प्लस वाला ले लेते हैं, अपने आप हटा देते हैं इस फालतू चीज को। मैंने एक और काम करा बेटा, 2LC से पूरे को डिवाइड कर दिया। ठीक है, इतनी बात, ऐसे कर दिया। तो क्या आ जाएगा? ओमेगा इज इक्वल टू R अपॉन 2L, इसको अंदर जाने दिया इसके, प्लस अंडर रूट सी स्क्वायर कट जाएगा, R स्क्वायर अपॉन 4L स्क्वायर और प्लस 1 अपॉन LC। अगर आप ध्यान से देखो ना, ये डैम्पिंग वाली कहानी बना रहा है। R 0 हो जाए तो ओमेगा 1 अपॉन अंडर रूट LC है, हाँ या ना? ठीक है, चलो कोई बात नहीं। एक तो ये हो गया, दूसरा सॉल्व करते हैं, दूसरे को उधर से करते हैं। अब इससे ये वाली फ्रीक्वेंसी आ गई, दूसरी वाली यहाँ आ जाओ, 1 अपॉन ओमेगा सी माइनस ओमेगा एल इज इक्वल टू आर। तो बेटा क्या हो गया? ओमेगा स्क्वायर एल सी प्लस ओमेगा आर सी माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये आ गया। फिर से ओमेगा की दो वैल्यूज, तो क्या हो गया? ओमेगा इज इक्वल टू माइनस आर सी प्लस, बेटा मैं यहाँ दोनों जगह माइनस ले सकता हूँ वरना नेगेटिव आ जाएगा। तो कितना? अंडर रूट आर स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 4LC अपॉन 2LC। बेटा ओमेगा इज इक्वल टू माइनस आर अपॉन 2L प्लस अंडर रूट आर स्क्वायर अपॉन 4L स्क्वायर माइनस 1 अपॉन प्लस 1 अपॉन LC। ये आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये हो गया छोटी वाली फ्रीक्वेंसी ओमेगा 1 और ये हो गई बड़ी वाली फ्रीक्वेंसी ओमेगा 2। हो गई कि नहीं हो गई? जल्दी बताओ मुझे। अरे हो गया कि नहीं हो गया निकम्मो? अब क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। अब आप एक चीज देखो, अब मैं अगर बैंडविड्थ की बात करूं तो दैट वुड बी ओमेगा 2 माइनस ओमेगा एल, हाँ या ना? ओमेगा 2 माइनस ओमेगा एल, तो क्या हो जाएगा? आर बाई एल आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? यस और नो? तो क्या आ गया? बैंडविड्थ दैट इज डेल्टा ओमेगा is equal to omega 2 minus omega L will be R upon L. This is bandwidth. हाँ या ना? क्लियर है? अब अगर ओमेगा की ये वैल्यू है, ध्यान सुनना, तो अब जरा करंट देखें, ये वाला करंट, ये जो करंट था ये कितना है ओमेगा 1 और ओमेगा 2 पे, ये भी चेक कर लें। ये भी तो देखें, मुझे पता है आई नॉट मैक्स बाय रूट 2 है, ठीक है, लेकिन एक बार चेक कर लेते हैं। तो आई नॉट इज इक्वल टू ई नॉट अपॉन जेड, यही था कि नहीं था? ई नॉट अपॉन जेड, ठीक है, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सी माइनस एक्सएल का होल स्क्वायर, ठीक है, एक्सी माइनस एक्सएल का होल स्क्वायर। देखो कौन सा ओमेगा लेना चाहोगे? ये वाला लेना चाहोगे, ठीक है। तो एक्सी की वैल्यू क्या डालोगे? 1 अपॉन, कोई भी ले लो, ओमेगा 1 या ओमेगा 2 कोई दिक्कत नहीं, 1 अपॉन ओमेगा 2 सी, ये एक्सी हो जाएगा, एक्सएल हो जाएगा ओमेगा 2 एल। जब आप सॉल्व करोगे इसे तो मैं आपको लिख देता हूँ ये किसके बराबर आएगा, सीधे लिख रहा हूँ भाई, इतना मैं सॉल्व नहीं करने जा रहा। आई नॉट मैक्स अपॉन रूट 2 एट ओमेगा 1 और ओमेगा 2 दैट इज ई नॉट अपॉन रूट 2 आर। क्लियर है भाई? क्लियर है? बात जमती इतनी। अब इसके बाद ये हमारे पास बैंडविड्थ हो गया, ठीक है, इतनी बात। तो बैंडविड्थ निकाल लिया हमने। अब एक और चीज, ओमेगा 1 आया माइनस आर अपॉन 2L प्लस अंडर रूट कितना आया था बेटा?
4 आर स्क्वायर बाय 4 है ना, आर स्क्वायर बाय 4 माइनस प्लस कितना आया था 1/LC, और ओमेगा 2 आया था R/2L प्लस अंडर रूट R स्क्वायर बाय 4L² प्लस 1/LC। ये कहानी आई थी हमारे पास, ठीक है। अब और डेल्टा ओमेगा बैंडविड्थ इज इक्वल टू R/L, और आई नॉट मैक्स किसके बराबर है, आई नॉट मैक्स इज इक्वल टू ई नॉट अपॉन आर। बैंडविड्थ हमारा ये रीजन आ रहा है, यहां से यहां तक, हाँ या ना। अब लिखो जरा क्वालिटी फैक्टर ऑफ सर्किट, क्वालिटी फैक्टर ऑफ सर्किट। अगर हम इस आई नॉट मैक्स को और बढ़ा पाए, है कितना ये ई नॉट बाय आर है, ये बढ़ कब सकता है जब रेजिस्टेंस क्या करे, छोटी हो, सर्किट की रेजिस्टेंस क्या हो, छोटी हो। अगर सर्किट की रेजिस्टेंस छोटी है तो जरा देखो क्या ग्राफ आएगा, आप ध्यान से देखना। दिस इज फॉर R1 एंड दिस इज फॉर R2, R2 लेस देन R1, हाँ या ना, और यही आएगा। तो पीक करंट और बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा, पीक की मैक्सिमम वैल्यू, ठीक, इतनी बात। तो क्वालिटी सर्किट की ओर बढ़ जाएगी क्योंकि बैंडविड्थ क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इस केस में बैंडविड्थ डिक्रीजेस। आप खुद देखो आर की वैल्यू घट रही है तो बैंडविड्थ क्या करेगी, घटेगी, क्योंकि बैंडविड्थ इज व्हाट, R/L। अरे बैंडविड्थ घटेगा कि नहीं घटेगा, ठीक है। तो क्वालिटी फैक्टर इज डिफाइंड एज Q इज इक्वल टू रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी अपॉन बैंडविड्थ। तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी कितनी, 1/√LC अपॉन R/L। ये हो गया कि नहीं हो गया, हाँ या ना। तो क्या हो जाएगा बेटा जरा देखो, 1/R, ठीक है, √L/C, 1/R √L/C। दिस इज व्हाट, क्वालिटी फैक्टर ऑफ द सर्किट। क्लियर है भाई। अब कल हम थोड़े से पैरेलल सर्किट करेंगे, उसके बाद सवाल करेंगे, फिर मैं आपको बताऊंगा कैसे सवाल आने हैं इसमें, ठीक है। इतनी बात, तब देखते हैं।